सुधा एक गरीब घर की लड़की थी। सुधा ठेला लगाकर मोमोज बेच रही थी। अरे सुधा के हाथ के मोमोज खा लो। मेरे हाथ के मोमोज एक बार जो खाएगा तो वो उंगलियां चाटने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएगा। तभी एक ग्राहक जाकर सुधा के पास आकर बोला, सुधा, कुछ समय पहले तो तुम्हारे पिताजी मोमोज बेचा करते थे, वो नजर नहीं आ रहे। पिताजी कुछ समय से बीमार चल रहे हैं तो उनकी जगह मैं ठेला लगा रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छे मोमोज बनाती हो। अरे मेरे पिता तो एक ही प्रकार के मोमोज बनाना जानते हैं, मैं तो हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हूँ। तो एक प्लेट मोमोज दे दो। सुधा ने एक प्लेट ग्राहक को मोमोज पकड़ा दिए। ग्राहक मोमोज खाते हुए बोला, भाई वाह, तुम सही कहती हो। जी कर रहा है उंगलियां चाटने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। अगले दिन सुधा ने ठेला लगाया ही था कि तभी एक हैंडसम लड़का सुधा के पास अपनी कार रोककर खड़ा हो गया और बाहर निकलकर बोला, मेरा नाम अनिल है, मैंने तुम्हारे मोमोज की तारीफ काफी दूर तक सुनी है। अगर तारीफ सुनी है तो एक प्लेट खाकर देखिए। इतना बोलकर सुधा ने मोमोज की प्लेट अनिल को पकड़ा दी। अनिल मोमोज खाते हुए चटकारे लेते हुए बोला, जिसने भी तुम्हारी तारीफ की है वो कम की है। तुमने तारीफ से ज्यादा अच्छे मोमोज बनाए हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो? हाँ, मुझे तंदूरी मोमोज, चिली मोमोज, चिकन मोमोज, वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, अफगानी मोमोज, अचारी मोमोज, बटर चिकन मोमोज सब बनाने आते हैं। बस तुमने तो मोमोज पर पीएचडी कर रखी है। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। इतना बोलकर अनिल कार लेकर वहाँ से निकल गया। शाम को सुधा जब घर पर गई तो उसकी माँ खुश होते हुए सुधा से बोली, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। जब तूने मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया था तब हमें पसंद नहीं आया था, मगर हमें नहीं मालूम था कि तेरा ये कदम तेरे लिए इतना शुभ होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी माँ। अरे बिटिया, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अमीर हैं और लड़के को तेरे हाथ के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और कल मंदिर में शादी हो जाएगी। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। वैसे लड़के का नाम क्या है माँ? अपनी माँ की बात सुनकर सुधा मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि ये वही अनिल था जो कुछ देर पहले उसके ठेले के मोमोज खाकर गया था। अगले दिन सुधा की मंदिर में शादी हो गई और सुधा अनिल की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अगले दिन सुधा की आंख जल्दी खुल गई। सुधा ने देखा अनिल तैयार हो रहा था। सुधा तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, हे भगवान, मेरी तो आंख ही नहीं खुल पाई। मैं किचन में जाकर चाय बना देती हूँ। अरे नहीं सुधा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा परिवार सुबह के टाइम चाय नहीं पीता। अच्छा, तो दूध पीता होगा। अरे नहीं, एनीवे तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाहर माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें सारी बातें समझा देगी। अनिल के कहने पर सुधा बाहर आ गई। बाहर उसने देखा कि अच्छा खासा परिवार जमा था। अनिल की माँ सुधा की ओर देखकर बोली, देखो सुधा, तुम हमारे घर की सबसे बड़ी बहू हो। अनिल मेरा सबसे बड़ा बेटा है और ये तुम्हारे 6 छोटे देवर हैं, दिनेश, राजेश, मुकेश, महेश, कांति और पीताम्बर। और ये तुम्हारी 3 नंदे हैं, कोमल, आंचल और सौम्या। और बाकी बच्चे मैं और तुम्हारे ससुर जी। देखो सुधा, अब इस परिवार को तुम्हें ही संभालना है। क्या तुम संभाल पाओगी? इतने सारे लोगों को देखकर सुधा अंदर तक बुरी तरह से घबरा गई, मगर फिर भी वो हिम्मत करती हुई बोली, हाँ माँ जी। अच्छा, क्यों नहीं? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो सुधा। हमारा परिवार ना तो सुबह चाय पीता है और ना ही आम इंसानों की तरह दोपहर और रात के भोजन में दाल रोटी खाता है। हमारा परिवार सुबह, दोपहर, शाम अगर कुछ खाता है तो वो है मोमोज। अनिल ने बताया कि तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो। हाँ माँ जी, आपने सही सुना। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी किचन में जाओ और तंदूरी मोमोज, झोल मोमोज, चीज मोमोज, ग्रीन मोमोज, सोया मोमोज, कुरकुरे मोमोज, तुम्हें ये सारे मोमोज नाश्ते में बनाने हैं। हमारा परिवार नाश्ते में यही मोमोज खाता है। दोपहर को कौन से मोमोज बनाने हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगी। सुधा बेचारी किचन में घुस गई। सुधा ने देखा कि किचन में मोमोज बनाने का सारा सामान पहले से मौजूद था। सुधा मोमोज बनाने में जुट गई। सुधा जितने भी मोमोज बनाती, बाहर बैठे उसके देवर और नंदे और साथ में सारे मोमोज खा जाते। सुधा दोपहर तक मोमोज ही बनाती रही। दोपहर तक 1000 मोमोज बनाकर तैयार कर दिए, मगर एक भी मोमोज नहीं बचा। दोपहर में सुधा की सास आकर बोली, सुधा, तुमने सुबह के नाश्ते में मोमोज बड़े ही अच्छे बनाए हैं। अब दोपहर को तुम्हें तंदूरी मोमोज, चिली मोमोज, चिकन मोमोज, वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज,
अफगानी मोमोज, अचारी मोमोज, बटर चिकन मोमोज, यूसुफ मोमोज बनाने हैं। सुधा बेचारी फिर से मोमोज बनाने में जुट गई और रात तक बनाती रही। रात में सुधा की सास फिर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर सुधा को पकड़ा गई। सुधा रात के 12 बजे तक मोमोज बनाती रही। सुधा थक कर चूर हो चुकी थी। उसे बहुत तेजी से भूख लगी थी, मगर खाने में उसके ससुराल में मोमोज के अलावा कुछ भी नहीं था। सुधा ने उस रात मोमोज खाकर ही अपना गुजारा कर लिया। अगले दिन सुधा अपने पति अनिल से बोली, अजी सुनिए, क्या आपका परिवार केवल मोमोज ही खाता है? हाँ, मेरा परिवार केवल मोमोज ही खाता है, और मैंने तुमसे शादी भी इसी वजह से की थी, क्योंकि तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो। अब यहाँ खड़ी मत रहो, मेरा परिवार भूखा है, जाओ जाकर मोमोज बनाओ। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सुधा का काम मोमोज बनाना ही रह गया था। वो बेचारी दिन भर भूखी रहती और शाम को अगर उसे कुछ खाने को भी मिलता तो वो मोमोज। सुधा का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था और एक दिन सुधा मोमोज बनाते हुए किचन में चक्कर खाकर गिर पड़ी। तभी वहाँ पर अनिल अपनी माँ के साथ आ पहुँचा। अरे तू देखता क्या है, जल्दी से इसको अस्पताल लेकर जा। अगर इसे कहीं कुछ हो गया तो हमारे परिवार को मोमोज बनाकर कौन खिलाएगा। अनिल तुरंत सुधा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर सुधा का चेकअप करते हुए बोला, देखिए ये प्रेग्नेंट है और ऊपर से इनको फूड पॉइजनिंग भी है। आप इनको खाने में पेट भरकर दाल रोटी खिलाइए, बाकी मैंने दवाइयाँ दे दी है, टाइम से खिलाते रहिए। अनिल सुधा को घर ले गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ समय बाद सुधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। सुधा ने उसका नाम गोल्डी रखा। गोल्डी जब 2 साल का हो गया तब सुधा अपने पति से बोली, जब से हमारा गोल्डी पैदा हुआ है तब से आपने उसे दूध की जगह केवल मोमोज खिलाए हैं। शायद इसी वजह से गोल्डी और बच्चों से बेहद कमजोर है और मैं भी मोमोज खा खा कर और बना बना कर थक गई हूँ। देखो सुधा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार का यही नियम है, हम मोमोज ही खाते हैं। क्या मुझे और मेरे भाइयों को आज तक कुछ हुआ या मेरी बहनों को कुछ हुआ? कुछ नहीं ना, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा बेचारी मजबूर होकर फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। ऐसे ही गोल्डी 5 साल का हो गया। गोल्डी बेचारा बहुत ही कमजोर हुआ था। एक दिन गोल्डी रोता हुआ सुधा के पास आकर बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सुधा के हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत अपने बच्चे को अस्पताल ले ही जा रही थी कि तभी अनिल की माँ आकर बोली, नाश्ते के टाइम तू गोल्डी को लेकर कहाँ जा रही है? माँ, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। पागल हो गई है क्या? पूरा परिवार भूखा है और तुझे अपने बच्चे की पड़ी है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। सुधा बेचारी फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। तभी गोल्डी चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये देखकर सुधा की सास के भी हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत गोल्डी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर गोल्डी का चेकअप करते हुए सुधा से बोला, आई एम सॉरी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी हालत बता रही है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से इसे पौष्टिक आहार ही नहीं मिला। सुधा तड़पते हुए डॉक्टर से बोली, मार डाला मेरे मासूम बच्चे को उन जालिमों ने, मार डाला। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। इत्तेफाक से वहां पर समाज सेविका मिसेस सुमन मौजूद थी। सुधा को रोते हुए देखकर वो सुधा से बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुधा सुमन को सारी घटना बताते हुए बोली, उन अत्याचारियों ने मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा जब से पैदा हुआ एक बूंद दूध के लिए तरस गया। 5 साल तक बेचारा मासूम केवल मोमोज ही खाता रहा। इतना बोलकर सुधा बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने जब सुधा का चेकअप किया तो वो सुमन की ओर देखकर बोला, ओह माय गॉड, इनके पेट में भी पिछले 5 वर्षों से पौष्टिक आहार नहीं गया। इसका मतलब ये सही कह रही थी। अब मैं समझी। लगता है ये बेचारी उस परिवार में फंस गई जिस परिवार को कोई भी परिवार अपनी बेटी ब्याहने के लिए नहीं देता। उस परिवार ने इसकी गरीबी का फायदा उठाकर इसके साथ जो किया है, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इतना बोलकर समाज सेविका सुमन ने पुलिस को फोन मिला दिया और उन्हें सारी घटना बता दी। पुलिस ने अनिल और उसके सारे परिवार को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया और अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। कुछ दिन बाद सुधा को होश आ गया। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने गलत किया था, अदालत ने उन्हें कड़ी सजा दी है। अदालत चाहे उन्हें फांसी की सजा दे दे, मगर मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता ना। इतना बोलकर सुधा अपने घर चली गई। सुधा आज भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती है। 20 रुपए में मैगी, सिर्फ 20 रुपए, पेट भर के खाओ, 20 रुपए में मैगी। टीना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। सुबह से उसकी एक प्लेट भी मैगी नहीं बिकी। पैसा उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था,
क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उसके ऊपर उसकी चारों बहनों की जिम्मेदारी थी। उसमें से एक तो नवजात थी जो सिर्फ 2 महीने की थी। सभी टीना को देख रही थी और खाने का इंतजार कर रही थी। दीदी, कब तक खाना मिलेगा हमें? मिलेगा बहन, मैगी बिक जाने दे। क्या हम मैगी ही नहीं खा सकते हैं? नहीं बहन, ये मैगी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैगी खा लेने के बाद हम कंगाल हो जाएंगे। कल से भूखा रहना होगा। मैगी बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम खाना भी खा सकेंगे और पैसे भी कमा सकेंगे। टीना जोर जोर से लोगों को बुलाने लगी। मैगी खा लो, मैगी, गर्मा गर्म मैगी। एक आदमी ठेले के पास आया। ए लड़की, क्या बेच रही है? मैगी बेच रही हूँ साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। दूं क्या? नहीं नहीं, मैगी अनहेल्दी है। मैगी का मसाला मुझे पसंद नहीं है। फल वल नहीं है क्या तेरे पास? नहीं साहब, फल तो नहीं है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। शाम हो गई थी, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। टीना ने हार मान ली। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्या करूँ अब मैं? माँ, बाबूजी, क्या करूँ? आप ही बता दीजिए। टीना और उसकी बहनों की हालत हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी। उन लोगों के पास भी भर पेट खाना होता था। टीना के पिता के पास 4 बीघा जमीन थी और वहाँ तरह तरह के फल उगाए जाते थे और फल बेचकर उन लोगों का घर चलता था। लेकिन टीना के पिता को बेटा चाहिए था और बेटे की उम्मीद में 4 बेटी पैदा हो गई और टीना की माँ फिर से गर्भवती हो गई। उसके पिता ने उसकी माँ से कहा, देखना, इस बार जरूर बेटा होगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ जी, मुझे भी वही लग रहा है। इस बार बहुत सारे फल उगे हैं, पैसा भी अच्छा खासा कमा लूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी उन लोगों की जिंदगी में काले बादल का साया आ गया। मनोहर नाम का एक व्यापारी एक दिन टीना के घर आया और उसके पिता से बातचीत करने लगा। आप अपनी जमीन पे फल उगाते हो ना? आपके पास बहुत बड़ा जमीन है। आप एक काम करो, फल अब बाजार में ना बेचकर मुझे बेच दो। आपको बेच दूं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वो फल बाजार में ज्यादा दाम में बेचूंगा और आपको ज्यादा पैसा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पैसों की लालच नहीं है। लोगों को ज्यादा दाम में फल बेचकर कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अभी आप ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जब पूरे मार्केट में आपका कंट्रोल आ जाएगा तब आप हमें लात मारकर भगा देंगे। ये सुनकर मनोहर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर हंसते हुए कहा, बहुत स्मार्ट है आप, लेकिन आपको तो फल हमें ही बेचना होगा क्योंकि बाकी सब लोग भी यही करने के लिए राजी हो गए हैं। बाकी किसान चाहे कुछ भी करे, मैं आपको फल नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। मनोहर व्यापारी बहुत पैसे वाला था। उसके पास बहुत पावर भी थी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके टीना के माता और पिता को अगवा कर लिया और एक गोडाउन में ले जाकर बांध दिया और फिर वो उन दोनों को डराने लगा। तूने क्या सोचा था? मैं इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगा? टीना की माँ डर गई। हम दोनों को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे पति को इस कागज पर दस्तखत करना होगा, नहीं तो मैं तेरी बच्चियों को मार डालूंगा। डर के मारे टीना के पिता ने बिना कुछ पढ़े उस कागज पर साइन कर दिया और वो खेत मनोहर की हो गई। लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को मार डाला। माँ, बाबूजी, आप दोनों को क्या हुआ? बात करो ना, देखो ना, हम सब यही हैं। माँ, माँ, आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? बाबूजी। सभी रोने धोने लग गई। तभी टीना ने देखा कि उसकी माँ के पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। मीना, ये देख, माँ का पेट हिल रहा है। शायद ये हमारा भाई या बहन है। हमें इसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो उसकी भी जान चली जाएगी। लेकिन एक मरी हुई औरत के पेट से बच्चा कैसे निकाले? वो भी 4 बच्चियां मिलकर। पेट के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। पेट के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। हमें इसे जल्द से जल्द निकालना होगा।
मीना तू चाकू ला, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालना है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपनी मरी हुई माँ के पेट पर वो ऑपरेशन कर रही थी। उसका दिल दर्द से चूर चूर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऑपरेशन के जरिए उसने अपनी नवजात बहन को बाहर निकाला। बेटी हुई है, हमारी बहन बाहर आई है। मातम के मौके पर भी चारों बहनों के दिलों में एक खुशी की लहर जाग गई। यही तो जिंदगी है, कोई एक मरता है तो कहीं कोई और जन्म लेता है। यही जिंदगी का साइकिल है। खैर, अपने माता पिता को आंसुओं के सहारे अलविदा कह दिया उन बेटियों ने। अंतिम संस्कार हो गया और अगले ही दिन सभी को दुख दर्द भूलकर पेट भरने के काम में लग जाना पड़ा। दीदी, अब बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी, और छोटी को भी तो दूध पिलाना है, कुछ लाओ ना। लेकिन पापा पैसे कहाँ रखते थे, ये तो मुझे भी नहीं पता। टीना इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे 500 रुपए कैश मिला। सिर्फ 500 रुपए? ये तो छोटी का दूध खरीदने में ही खत्म हो जाएगा। खैर, टीना ने छोटी के लिए दूध और बाकी सभी के लिए खाना लिया और उसी से 250 रुपए खर्च हो गए। उसने छोटी को दूध पिलाया, लेकिन वो सोच में पड़ गई। क्या बात है दीदी, सोच क्या रही हो? सोच रही हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे। जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ना। क्यों? पापा का खेत तो है, वहाँ बहुत सारे फल उगे हुए हैं, हम उन फलों को बेचेंगे पापा की तरह। टीना के दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी। वो मीना को लेकर खेत में गई, लेकिन देखा वहाँ मनोहर और उसके गुंडे खड़े थे। क्या बात है, तुम लोग कौन हो और मेरे पापा के खेत में क्या कर रहे हो? अब ये खेत मेरा है बच्ची, तेरे पापा ने मुझे ये लिख कर दिया है। नहीं पापा, ये नहीं कर सकते हैं, जरूर तुमने ही कुछ किया है। तुमने ही हमारे माँ बाप को मारा है, मुझे सब पता है, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। ये बोलकर दोनों भाग गई। रात को मनोहर ने टीना के घर में आग लगा दी। आग! आग! अरे भागो भागो! वो अपनी बहनों को लेकर और अपनी नवजात बहन को गोद में लेकर भाग गई और पूरा घर राख में बदल गया। सुबह सभी भीख मांगने लगे, लेकिन भीख से उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना 5 बच्चियों को खाने और जिंदा रहने के लिए चाहिए था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और 2 महीने तक किसी ने पेट भरकर खाना नहीं खाया। इतने में ही मीना ने कहा, अब क्या होगा दीदी? हमें कुछ करना होगा बहन, हमें व्यापार करना होगा। तुझे याद है, मैंने एक बार मैगी बनाई थी जो माँ को बहुत अच्छी लगी थी। हाँ याद है ना? तो फिर चल, हम सभी मिलकर मैगी का ठेला लगाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं, लोगों को खाना चाहिए होता है, हम मैगी बेचते हैं। टीना के पास कुछ पैसे थे, उसने मैगी और जरूरत की चीजें खरीदी और उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब सब कुछ भगवान भरोसे है, लेकिन पहले दिन किसी ने मैगी नहीं खरीदी। अगले दिन टीना ने फिर से मैगी का ठेला लगा दिया। फल नहीं है? आजकल सिर्फ मैगी कौन खाता है बेटी? फल हो तो बताना। फल हेल्दी हैं और आजकल मार्केट में फलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये बोलकर वो औरत चली गई। टीना की नवजात बहन भूख से तड़प रही थी। टीना को कुछ तो करना ही था। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खेत से फल चुरा कर लाने का सोचा। फल चुराएंगे? लेकिन चोरी करना तो ठीक बात नहीं है ना दीदी? चोरी कहाँ करेंगे? वो तो हमारे पापा का खेत है, उस आदमी ने हमसे चोरी की है, हम उससे वापस ले लेंगे। रात को चारों बेटियां चुपके से खेत के अंदर गई और वहाँ से तरबूज, अनानास, नारियल ये सब उठा कर ले आई और अगले दिन फुटपाथ पर फलों को एक तरफ से काट कर कटोरी की तरह बनाया और उसी में मैगी बनाने लग गई। मैगी खा लो, मैगी, मिक्स फ्रूट मैगी, बढ़िया वाली मैगी। मिक्स्ड फ्रूट मैगी सुनकर और ऐसा अनोखा मैगी बनाने का तरीका देख उनके ठेले के सामने लाइन लग गई। मुझे एक प्लेट तरबूज मैगी देना।
और मुझे अनानास मैगी। कम दाम में फल प्लस मैगी पाकर जनता खुश हो गई और कुछ ही घंटों के अंदर टीना को 2000 रुपए की प्रॉफिट हो गई। उसने अपनी बहनों के लिए खाना और छोटी के लिए दूध खरीदा। ऐसे ही 2-3 दिन चलने लगा। पास ही में पुलिस स्टेशन था और वहाँ के इंस्पेक्टर हर रोज फ्रूट मैगी खाने के लिए आने लगे और उनके साथ बेटियों की दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मनोहर को पता चल गया कि उसके खेत से फल चोरी हो रहे हैं। उसने इन बच्चियों को आखिरी सबक सिखाने का प्लान बनाया और गुंडों को साथ में लेकर बेटियों के पास आ गए। तुम लोगों की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है, ऊपर से खेत में चोरी कर रहे हो तुम लोग। आज तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। क्या बात है मनोहर, बहुत उछल रहे हो। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में मैं तुम्हें अंदर करता हूँ। चलो, वैसे भी बहुत गोल खिला चुके हो तुम। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इंस्पेक्टर ने टीना को खेत वापस दे दिया और टीना अपनी बहनों को लेकर अपने ही खेत से फल उठाकर फ्रूट मैगी बेचने लगी और इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब